नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। तो आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आईटीडीए और आईटीडीपी को सुदृढ़ करने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र का औपचारिक रूप से करेंगे शुभारंभ। सम्मेलन में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं पर होगा फोकस। राष्ट्रपति उद्घाटन सत्र के अंतर्गत बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में स्थापित प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से करेंगे उद्घाटन। वे देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं की भी करेंगे शुरुआत। जर्मनी ने भारतीय नागरिकों को बड़ी राहत दी। एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा की अनिवार्य शर्त को किया समाप्त। अब जर्मनी के हवाई अड्डों के जरिए किसी तीसरे देश की यात्रा करने वाले भारतीयों को अपने लेओवर के दौरान ट्रांजिट वीजा लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जर्मन सरकार के इस महत्वपूर्ण फैसले का स्वागत किया। ये नीतिगत बदलाव जनवरी 2026 में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई उच्च स्तरीय चर्चा का सीधा परिणाम। जर्मन दूतावास ने फेडरल लॉ गैजेट में इस बदलाव की आधिकारिक अधिसूचना जारी की। इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही को सरल बनाना और द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती प्रदान करना है। इसके लागू होने से भारतीय यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी और दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक सहयोग के नए रास्ते भी खुलेंगे। 30 मई को आयोजित सीयूईटी यूजी परीक्षा में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण परीक्षा नहीं दे पाने वाले छात्रों के लिए एनटीए ने 6 और 7 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित करने का किया फैसला। तकनीकी समस्याओं की वजह से 3765 छात्र परीक्षा से वंचित रह गए थे। प्रभावित छात्रों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं, जिन्हें वे एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने सीबीएसई को लेकर जारी विवाद पर सख्त रुख अपनाते हुए दोषी अधिकारियों को हटाया और डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की सीबीएसई द्वारा खरीद की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का आदेश दिया। सरकार ने ओएसएम निविदा प्रक्रिया की जांच के आदेश दिए। ये कदम 12वीं कक्षा के लिए लागू डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली में कथित अनियमितताओं के बाद उठाया है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को बोर्ड का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया। वर्ष 2001 बैच के एजीएमयूटी कैडर के आईएएस अधिकारी प्रशांत सीताराम फिलहाल गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी वरुण भारद्वाज को सीबीएसई का नया सचिव बनाया गया है। 2008 बैच के आईआईएस अधिकारी वरुण भारद्वाज शिक्षा मंत्रालय में निदेशक हैं। सीबीएसई उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल शुरू कर चुका है। सीबीएसई के मुताबिक कल दोपहर तक 16,000 से अधिक छात्रों ने उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया। बोर्ड के मुताबिक पोर्टल को साइबर हमलों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन पोर्टल सुचारू रूप से काम कर रहा है। सीबीएसई के अनुसार छात्रों के फीडबैक के आधार पर पोर्टल में और सुधार किया गया है ताकि छात्रों की असुविधा को दूर किया जा सके। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक बड़ी सामाजिक कल्याण पहल अन्नपूर्णा योजना शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका करेंगे औपचारिक शुभारंभ। समारोह में लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल के प्रत्येक ब्लॉक, नगरपालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के सियालदह इलाके में स्थित सुरेंद्रनाथ कॉलेज से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सुरेंद्रनाथ कॉलेज में तृणमूल छात्र परिषद के यूनियन रूम से भारी मात्रा में नकदी बरामद। कोलकाता नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा अलमारी की सफाई के दौरान दोनों सूटकेस खोले गए तो 500 रुपए के नोटों का दीमक ने पूरी तरह से खा लिया था। यूनियन रूम में भारी मात्रा में नकदी होने की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची।
पुलिस ने नोटों से भरे सूटकेस को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि कॉलेज के यूनियन रूम में इतनी बड़ी रकम कहां से आई और इसे यहाँ कहां किस मकसद से छुपा कर रखा गया था। सुरेंद्रनाथ कॉलेज के प्रधानाध्यापक ने इसे पूछने पर उन्होंने बताया कि 2 लोगों के अंडर ये कमरा था और हम जांच कर रहे हैं कि ये पैसा कहां से आया। पश्चिम बंगाल हारने के बाद ममता बनर्जी की मुट्ठी से पार्टी की एकजुटता रेत की तरह फिसलने लगी है। राज्य में आए दिन आ रहे नए मसलों से ममता बनर्जी और टीएमसी की कमजोर स्थिति सामने आ रही है। टीएमसी के भीतर दरार और असंतोष के संकेत। कल ममता बनर्जी के धरने में सिर्फ 8 विधायक और 6 सांसद देखे गए, जबकि टीएमसी के पास लोकसभा की कुल 42 सीटों में से 28 और राज्यसभा में 13 सीट पर सांसद हैं। कर्नाटक में कांग्रेस के कद्दावर नेता डीके शिव कुमार राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में लेंगे शपथ। बेंगलुरु में होने वाले इस शपथ ग्रहण समारोह में उनके साथ करीब 10 मंत्रियों को भी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान के साथ लंबी मैराथन बैठकों के बाद मंत्रिमंडल के चेहरों और स्वरूप पर अंतिम मोहर लगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा आज शाम होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। शिव कुमार कैबिनेट में शपथ लेने वालों के संभावित नामों की लिस्ट भी सामने आई। परमेश्वर, एमबी पाटिल, ईश्वर खंड्रे, रामलिंगा रेड्डी, केजे जॉर्ज, प्रियांक खड़गे, यतीन्द्र, रूपा शशिधर और यूटी खादर मंत्री बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में साल 1978 में भड़के दंगों की पीड़ित परिवार को करीब 48 साल बाद राहत मिलने वाली है। उन्हें प्रशासन की ओर से पुनर्वास के तहत आवासीय जमीन का पट्टा दिया जा रहा है। यूपी में 1978 के सांप्रदायिक दंगों की आग में परिवार ने अपना मुखिया खो दिया था। दंगों में रामशरण दास रस्तोगी की हत्या के बाद से परिवार बेघर था और असुरक्षा के साए में जीवन बिता रहा था। सीएम योगी आदित्यनाथ से न्याय और पुनर्वास की गुहार के बाद परिवार को फिर से अपनी जमीन पर बसने की योजना पर काम शुरू हुआ। संभल जिला प्रशासन की ओर से अब रस्तोगी परिवार को भूमि का अधिकार मिला है, साथ ही नए घर की नींव भी रखी जा रही है। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू। बैठक में चुनाव तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त शांतमनु इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश में वर्तमान में निर्वाचित स्थानीय निकायों के अभाव को देखते हुए यह प्रक्रिया काफी अहम मानी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुकंपा के आधार पर नौकरी के मामले में मृतक की बेटी को सिर्फ इसलिए अयोग्य नहीं माना जा सकता कि वे शादीशुदा है। मामला उत्तर प्रदेश के अमेठी का, जहां सरकारी राशन की दुकान चलाने वाली महिला की मौत के बाद प्रशासन ने लाइसेंस विवाहित बेटी के नाम ट्रांसफर करने से किया था इनकार। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए कहा कि सिर्फ शादीशुदा होने के चलते उसे अनुकंपा के तहत लाइसेंस से महरूम नहीं किया जा सकता। प्रसार भारती की डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स ओटीटी ने लॉन्च के 2 वर्ष से भी कम समय में 1 करोड़ पंजीकृत उपयोगकर्ताओं का आंकड़ा पार किया। नवंबर 2024 में शुरू हुए इस मंच की ये उपलब्धि स्वदेशी डिजिटल मंचों पर लोगों के बढ़ते भरोसे को दिखाती है। वेव्स ओटीटी पर वर्तमान में 24,000 से अधिक कंटेंट टाइटल, 15,000 घंटे से अधिक सामग्री, 140 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल और 200 से अधिक रेडियो सेवाएं उपलब्ध हैं। पीएम ई विदा शैक्षणिक चैनल, योजना कुरुक्षेत्र और रोजगार समाचार के डिजिटल संस्करण, धार्मिक प्रसारण और प्रसार भारती के दुर्लभ अभिलेखीय कंटेंट भी वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। मोबाइल, वेब और कनेक्टेड टीवी पर उपलब्ध ये प्लेटफॉर्म अब 130 से अधिक देशों तक पहुंच बना चुका है। प्रसार भारती ने कहा कि वेव्स ओटीटी का अगला लक्ष्य मार्च 2027 तक 2 करोड़ पंजीकृत उपयोगकर्ताओं तक पहुंचना है। इसके लिए क्षेत्रीय भाषाओं, शिक्षा और सार्वजनिक हित से जुड़े कंटेंट के विस्तार पर विशेष जोर दिया जाएगा। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी एयर टू सरफेस मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। परीक्षण एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म से अत्यंत
चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में किया गया, जिसमें मिसाइल ने सभी निर्धारित मानकों को पूरा करते हुए अपने सभी प्रमुख सब सिस्टम की क्षमता साबित की। रुद्रम 2 एक स्वदेशी स्टैंड ऑफ प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल है। ये दुश्मन के रडार, एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड सेंटर और अन्य उच्च मूल्य वाले जमीनी ठिकानों को लंबी दूरी से निशाना बनाने में सक्षम है। रुद्रम 2 मिसाइल लड़ाकू विमान को दुश्मन के वायु रक्षा क्षेत्र में प्रवेश किए बिना हमला करने की क्षमता देती है। ये डीआरडीओ की रुद्रम श्रृंखला का उन्नत संस्करण है। ये भारतीय वायुसेना की लंबी दूरी की सटीक हमलों की क्षमता को और मजबूत करेगी। सूरत के बारडोली कस्बे के पास हादसा, जिसमें महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन की 2 बसों की टक्कर में 8 लोगों की मौत और 15 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सूरत हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख उन्होंने व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। पीएम मोदी ने सुभाषितम संदेश साझा करते हुए एक्स पर कहा कि जब नागरिक एकजुटता और आपसी सहयोग के सूत्र में बनते हैं तो राष्ट्र की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। भारतवासियों के इसी सामूहिक संकल्प से आज देश उन्नति के नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पंजाब के गुरदासपुर के कस्बा कलानौर में कल एक निजी अस्पताल में धमाका हुआ। धमाके की आवाज दूर तक सुनाई दी, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार एक अज्ञात युवक अस्पताल में दाखिल हुआ और बम फेंककर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में। पंजाब के कलानौर कस्बे में निजी अस्पताल में धमाके के बाद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचा। मामले में जांच शुरू कर दी गई है। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज बारिश की संभावना। गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी स्थिति रह सकती है। आईएमडी ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक मौसम गर्म और उमस भरा रहने का अनुमान जताया। आज संकष्टी चतुर्थी है और इस अवसर पर मुंबई के प्रभादेवी स्थित श्री सिद्धि विनायक मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। दुनिया आज विश्व साइकिल दिवस मना रही है। पर्यावरण और स्वास्थ्य को देखते हुए साइकिल न केवल एक परिवहन साधन के महत्व को रेखांकित करती है और स्वस्थ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देती है। और यहाँ पर खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। शुरुआत करते हैं खबरों से। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार चाय बागान क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों और ग्रामीण इलाकों के कल्याण
एवं विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान जनता से किए गए वादों को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। भारत और जर्मनी ने भविष्य की तकनीकों के क्षेत्र में सहयोग को नई ऊंचाई देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत दौरे पर आए जर्मनी के थुरिंगिया राज्य के मंत्री प्रेसिडेंट मारियो वोग्ट के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान दोनों देशों के बीच क्वांटम कम्युनिकेशन, फोटोनिक्स, क्वांटम सैटेलाइट संचार, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, डीप टेक इनोवेशन और उद्योग आधारित अनुसंधान सहयोग को मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना ने महाराष्ट्र में तीसरी पर्वतीय सुरंग का निर्माण पूरा कर बड़ी उपलब्धि हासिल की। ये पालघर जिले के दहानू तालुका के अंबेसारी गांव में बनाई गई है। पर्वतीय सुरंग 417 मीटर लंबी और 14.4 मीटर चौड़ी है। इसे उच्च गति वाले बुलेट ट्रेन के सुचारू रूप से संचालन करने के लिए उन्नत निगरानी और सुरक्षा प्रणालियों के साथ बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के विद्युत क्षेत्र से संबंधित मामलों की समीक्षा की। इस दौरान राज्य ने इस साल 31 अगस्त से स्मार्ट मीटरिंग का काम शुरू करने की प्रतिबद्धता जताई। केंद्र सरकार ने महंगाई ट्रैक करने के लिए कई बड़े बदलाव किए हैं। इसमें थोक मूल्य सूचकांक बास्केट में वस्तुओं की संख्या बढ़ाई गई है। साथ ही पीपीआई को लॉन्च करने का ऐलान किया है। सरकार के इस कदम का उद्देश्य महंगाई मापन पर सुधार करना और इसे वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना है। सरकार ने डब्ल्यूपीआई के लिए आधार वर्ष को बदलकर 2022-23 कर दिया है। यह 15 जून को आने वाले डब्ल्यूपीआई डेटा से लागू हो जाएगा। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने एसीएलईडीए बैंक पीएलसी के साथ साझेदारी में कंबोडिया में वहां की राष्ट्रीय क्यूआर कोड प्रणाली केएचक्यूआर के माध्यम से यूपीआई भुगतान सुविधा शुरू की। अदानी पोर्टफोलियो ने घोषणा की कि उसने वित्त वर्ष 2025-26 में 1,52,967 करोड़ रुपए का पूंजीगत निवेश किया, जो किसी भी भारतीय कॉर्पोरेट समूह द्वारा किया गया अब तक का सबसे बड़ा वार्षिक निवेश है। डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन, करंट एआई और खल्पा इम्पैक्ट ने बहुभाषी अत्याधुनिक एआई नवाचार को बढ़ावा देने के लिए व्योमा इनोवेशन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैश्विक विज्ञापन उद्योग के हर स्तर को तेजी से बदल रहा है और भारत को दुनिया की विज्ञापन प्रौद्योगिकी कंपनियों का केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि देश में स्वास्थ्य सेवाओं का दृष्टिकोण उपचारात्मक मॉडल से विकसित होकर एक बुनियादी ढांचे में बदल रहा है। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण में इस साल मई में बढ़ोतरी देखी गई है। मई में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री यात्री वाहनों की कुल बिक्री का 6.4% रही। भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में 7.3% रहने का अनुमान। ये वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही के 7.1% से अधिक है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में रेलवे परियोजनाओं के विस्तार, आधुनिकीकरण और विद्युतीकरण के लिए वर्ष 2026 और 27 में 2,911 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर दुनिया की प्रमुख आर्थिक संस्थाओं का भरोसा लगातार मजबूत होता जा रहा है। वैश्विक अनिश्चितताओं और व्यापारिक चुनौतियों के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में बना हुआ है। S&P ग्लोबल ने भी भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं। एजेंसी ने वित्त वर्ष 2026 और 27 के लिए भारत की वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान जताया। राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ और असम राइफल्स ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में सैन्य इकाइयों को दूध और डेयरी उत्पादों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए मंगलवार को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के दूसरे चरण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ बनाने के लिए अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, नागालैंड, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। अमेरिकी कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच ने ट्रंप प्रशासन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े कानूनी समझौते के तहत बनाए गए लगभग 1.8 अरब डॉलर के हथियार निर्माण फंड को रद्द करने की घोषणा की।
अमेरिकी सेना ने ईरान की ओर जा रहे एक टैंकर पर हेलफायर मिसाइल दागकर उसे रोका। सेना का कहना है कि जहाज ने कई बार दी गई चेतावनियों को नहीं माना। ये कार्रवाई ट्रंप प्रशासन की ईरान पर लगाई गई नाकेबंदी के तहत की गई है। अमेरिकी सेना के अनुसार अप्रैल से अब तक ऐसे 6 जहाजों को रोका जा चुका है। रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए, जिनमें 23 लोगों की मौत, 130 लोग हुए घायल। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि रूस लगातार दूसरी रात भी हमले कर सकता है और इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने हमले की निंदा करते हुए तत्काल युद्ध विराम की अपील की है। ब्रिटेन के साउथहैम्पटन में हेनरी नोवाक की हत्या के विरोध में सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने काली मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल किया। इस बीच हत्यारे विक्रम दिगवा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। और उष्णकटिबंधीय तूफान जांगनी के कारण हुई मूसलाधार बारिश ने टोक्यो को बुरी तरह प्रभावित किया। मध्य टोक्यो की कुछ नदियां जैसे कि मेगुरू नदी पहले ही उफान पर आ गई है। प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा कि पोलैंड 1 सितंबर से स्कूलों में 16 साल से कम उम्र के बच्चों द्वारा मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाना चाहता है और अश्लील सामग्री तक पहुंच के लिए सख्त आयु सत्यापन नियम लागू करने की योजना बना रहा है। लॉस एंजलिस काउंटी में वोट गिनती जारी। अधिकारियों ने बताया कि वोट डालने की दर स्थिर है। अनुमान है कि इस बार लोगों का मतदान 30% के आसपास होगा, जो 2022 के राज्य के प्राइमरी चुनावों में 28% से थोड़ा ज्यादा है। क्यूबा ने कहा है कि गायशा नाम का सेना से जुड़ा व्यापारिक समूह अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था और समाज की तरक्की में मदद कर रहा है। इजरायल ने मंगलवार को दक्षिणी लेबनान पर हमले जारी रखे और हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने अभियान को तेज किया। ये उस समय हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहा था कि 3 महीने से चल रहे युद्ध में और तनाव बढ़ाने से बचने के लिए बेरूत पर हमला न करें। डेनमार्क के प्रधानमंत्री की नई केंद्र वामपंथी सरकार ने कहा है कि वे ग्रीनलैंड के मामले में अमेरिकी दबाव का विरोध करेगी, देश में महंगाई को कम करेगी और कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ाएगी। ब्राजील के एक वैज्ञानिक ने चेतावनी दी है कि 2026 के अंत में आने वाला अल नीनो मौसम बेहद मजबूत हो सकता है। उन्होंने कहा कि दक्षिणी ब्राजील में बहुत अधिक बारिश हो सकती है और लोग उसके लिए तैयार रहें। बोलीविया के रक्षा मंत्री मार्सेलो ने राष्ट्रपति रोड्रिगो पास को पद से हटाने की मांग को लेकर 1 महीने से अधिक समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बाद कल इस्तीफा दे दिया। ट्रंप प्रशासन ने औपचारिक रूप से एक न्यायाधीश के उस आदेश के खिलाफ अपील दायर की जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए वैश्विक टैरिफ की वापसी का आदेश दिया गया था। डेनमार्क के सोशल डेमोक्रेटिक नेता मेटे फ्रेडरिक्सन ने कहा कि वे केंद्र वामपंथी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे और इससे उनकी सरकार मजबूत होगी। ब्रसेल्स हवाई अड्डे ने बताया कि हवाई यातायात नियंत्रकों की अचानक हड़ताल के कारण कल शाम तक बेल्जियम में हवाई यातायात रोक दिया गया था। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम आज सेमीफाइनल में भूटान के खिलाफ उतरेगी। आज पहला मुकाबला सेमीफाइनल में पारंपरिक बड़ी टीमें नेपाल और बांग्लादेश आमने सामने होंगी। 5 बार की चैंपियन टीम इंडिया की नजर फाइनल में जगह बनाने पर रहेगी। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में पुरुष सिंगल में आज आयुष शेट्टी का मुकाबला चीन के वेंग हुआंग से, जबकि एचएस प्रणॉय वियतनाम के केगुयेन से भिड़ेंगे। इंडोनेशिया ओपन के महिला सिंगल में युवा शटलर उन्नति हुड्डा के सामने जापान के अनुभवी नोजोमी ओकुहारा की चुनौती। वहीं स्टार पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज, रॉकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भी अपने अभियान की करेंगे शुरुआत। सिंगापुर ओपन चैंपियन भारतीय जोड़ी की नजर इंडोनेशिया ओपन में लगातार दूसरे खिताब जीतने पर होगी। जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया से जुड़ गए हैं। उन्हें नेट बॉलर के रूप में चंडीगढ़ में चल रहे भारतीय कैंप में शामिल किया गया है। 29 साल के नबी 19 मई को जारी टेस्ट और वनडे टीम में नहीं चुने गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें भारतीय टीम के माहौल में घुलने मिलने के लिए बुलाया। बीसीसीआई ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर साईराज बहुतुले को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया स्पिन गेंदबाजी कोच नियुक्त किया।
साईराज बहुतले विदर्भ, केरल, गुजरात और बंगाल टीमों के मुख्य कोच रहे हैं। इसके अलावा आईपीएल फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के साथ स्पिन गेंदबाजी कोच की भूमिका भी निभा चुके हैं। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत को तीसरे अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय एक मैच में 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम की। इंग्लैंड की एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज की खिताब भी उन्हीं के नाम रहा। हॉकी इंडिया ने महिला हॉकी नेशंस कप के लिए किया टीम का ऐलान, सलीमा टेटे को सौंपी टीम की कमान। भारत 15 जून को अमेरिका के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा। एक दिन बाद 16 जून को उसका सामना जापान से होगा। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के 7वें दौर में विश्व चैंपियन डी गुकेश और आर प्रज्ञानंदा ने ओपन वर्ग में महत्वपूर्ण जीत हासिल की। गुकेश ने अमेरिकी ग्रैंड मास्टर वेस्ली सो के खिलाफ मुकाबले में 1.5 अंक हासिल किए। साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल वर्ग में जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जेवरेव ने स्पेन के राफेल जोडा को 7-6, 6-1, 6-3 से हराया। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।